नमस्कार, तेरी मेरी संगत में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर कहा गया है कि आपको परिचय अपना खुद देना पड़े तो ये आपका संघर्ष है, आपका परिचय कोई और दे तो ये आपकी उन्नति है, और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो तो ये आपका उत्कर्ष है। आज हमारे बीच जो शख्सियत है वो ऐसी ही शख्सियत है जिसको अपने किसी परिचय का कोई मोहताज नहीं है, उसका परिचय सब जानते हैं। ऐसे ही शिक्षा, संगीत और जीएसटी विभाग से जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो हमारे विमल जी सोनी हमारे साथ हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत स्वागत है आपका तेरी मेरी संगत इस कार्यक्रम में। और दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ हैं जीएसटी सुप्रिटेंडेंट विमल जी सोनी सर, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में। कौन से ऐसे गुण आपको लगते हैं कि वो आपके भीतर विरासत में आपको मिले? जी पूनम जी, बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम है तेरी मेरी संगत, और श्रोताओं के साथ भी हमारी संगत है। तो मैं मेरा एक प्रारंभिक परिचय दे दूं। मेरा जन्म 1973 का है। अजमेर शहर में मेरी परवरिश हुई, शिक्षा दीक्षा वहाँ से हुई। मेरी प्राथमिक शिक्षा सेंट ट्रेजा एक मिशनरी स्कूल था, वहाँ से हुई। इसके बाद 6th क्लास में मैंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, 12th क्लास तक वहाँ पर पढ़ा। 12th क्लास में पहली बार हमारे समय में 1990 में राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ, और हम कदाचित वो पहली पीढ़ी रहे, पहली बार वो स्टूडेंट रहे जिन्होंने 10th, 11th और 12th तीनों साल बोर्ड दिए। तो शुरू से ही मेधावी छात्रों में गिनती रही। माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी माताजी नीलिमा जी, मेरे पिताजी राजकिशोर जी, बहुत मेहनत से उन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया। हम 3 भाई 1 बहन थे और सभी पढ़ने में बहुत होशियार थे। मेरी माताजी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय थी, और मुझे ध्यान है कि जब से मैंने होश संभाला, हमारे घर पे जो है सबका तांता रहता था नागरिकों का, और वो अपनी समस्याओं के बारे में पूछने आते थे, और माताजी बहुत प्रेम से, बहुत सद्भाव से जो भी उनके पास समस्या लेकर के आता था उसका निरावरण करने का प्रयास करते थे। मुझे ध्यान है कि जब मैं 12th क्लास में था 1989 में, मेरे प्रिंसिपल हुआ करते थे रासा सिंह जी रावत। यदि उनका नाम नहीं लूं पूनम जी तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ग्लानि रहेगा। हमारे गुरुजन हमारे परम आदरणीय होते हैं, बिल्कुल आप उनका याद कीजिए और हम उनको याद करें। ये हमारी विरासत की हमारे संस्कार हैं जिसकी वजह से हम याद करते हैं उन्हें। जी, तो मैं निवेदन कर रहा था कि 1989 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। हम उस समय 12th क्लास के स्टूडेंट हुआ करते थे, और हमने भी उस समय बहुत प्रचार किया। उनका जोश था, युवा जोश था, और उस समय तो 21 वर्ष की उम्र थी, लेकिन हम 15-16 साल की उम्र में ही बहुत एक्टिव थे, और बहुत आनंद आता था। स्कूल में सब एक्टिविटीज़ में भाग लिया। इसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जेसीए अपने आप का उस समय माना हुआ कॉलेज हुआ करता था। उस समय मुझे लगता है कि 15,000 स्टूडेंट्स वो पढ़ते थे, और उसमें बीए, एमए, एमएससी, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे जो कि राजस्थान में केवल चुनिंदा महाविद्यालयों में था। और मैंने वहाँ से एमएससी मैथ्स किया 1993-94 के सेशन में एमएससी करना ये आपका ड्रीम था, या आप फ्यूचर को प्लान करते हुए इससे कर रहे थे? ऐसा है, देखिए, हम नौकरी पेशा परिवार से थे, और सदा से यही इच्छा थी कि कोई भी कंपटीशन अच्छे जो उच्च स्तर का हो, कंपटीशन फाइट करके और एंटर करें किसी भी सरकारी नौकरी में। 1993 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था जिसमें आज मैं हूँ। 12 दिसंबर 93 को एग्ज़ाम हुआ था। मुझे ध्यान है 15 सितंबर 94 को इंटरव्यू हुआ था, और अंततः 95 में फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ। तो एग्ज़ाम तो मैंने 93 में दे दिया था। 93 में मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था शुरू से, और मैथ्स में बहुत आनंद आता था। तो लेकिन पूनम जी, एक बात मैं बता दूं, भले मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन मेरा अधिकांश समय आर्ट्स फैकल्टी में गुजरता था, क्योंकि हम राजनीति में सक्रिय थे कॉलेज में, और काफ़ी आनंद आया। कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट रहा,
लिटरेरी फोरम का ये वो समय था जब जेसीए बहुत ऐसा कॉलेज माना जाता था जिसमें सभी तरह के क्रियाकलाप होते थे। लेकिन हमने प्रेसिडेंट बनने के बाद हमेशा प्रिंसिपल सर को ये बोला कि सर स्टूडेंट्स कभी भी क्लास का बाइकआउट नहीं करेंगे, जिसको भी जो समस्या है वो आएगा आपके पास में, लेकिन हम पढ़ने वाले बच्चों के साथ में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम कॉलेज लाइफ से इतने सिंसियर थे कि भले ही वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए छात्रों के, लेकिन उसके बाद भी ये मन में था कि पढ़ाई जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और फिर आपने कहा कि मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग, मतलब ये अपोजिट, जनरली हम इसे अपोजिट की तरह देखते हैं कि मैथमेटिक्स बोरिंग, और आपने कहा मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। तो यही खासियत होती है चुनिंदा लोगों की जिन्हें ऐसा लगता है। तो हम आगे की जर्नी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आप कैसे कॉलेज लाइफ में आप मतलब क्या रैंक आता था, किस तरह से आपने अपनी आगे गए और किस तरह से आगे जो एग्ज़ाम दिए होंगे इसके लिए जहां आप पहुंचे हैं वहां के लिए, तो कोई संघर्ष आपकी लाइफ में आया या फिर एग्ज़ाम एक के बाद एक क्लियर करते गए और यहां तक आप पहुंचे? जी पूनम जी, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि जीवन में संघर्ष नहीं थे, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और वो ऐसा समय था जब सरकारी वेतन इतना अधिक नहीं हुआ करता था। हालांकि पिताजी क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन जहाँ तक वेतन की बात है तो कोई बहुत ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी घर में, लेकिन उस समय भी जो मिलता था हम उसमें संतुष्ट थे और बहुत आनंद आता था पढ़ाई में भी। और यदि मैं सच बोलूं पूनम जी, तो यदि एग्ज़ाम्स अप्रैल में शेड्यूल होते थे तो मैं बुक्स जनवरी में देखना शुरू करता था लेकिन दिमाग तेज था तो बहुत कम पढ़ के भी, और मुझे कभी याद नहीं आता है कि 80% से कम मार्क्स रहे। क्या बात है। और भले मैथ्स के स्टूडेंट थे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, जनरल नॉलेज वगैरह में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। ज्योग्राफी, हिस्ट्री मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। उस समय एक मैगजीन आया करती थी प्रतियोगिता दर्पण, और उसमें एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती थी। बहुत टफ क्वेश्चन हुआ करते थे। मुझे भी याद है प्रतियोगिता दर्पण जी, तो क्योंकि हम भी लगभग सेम बैच के ही लगभग हैं, तो मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि प्रतियोगिता दर्पण के क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका लेवल आईक्यू टेस्ट हो जाएगा बराबर। जी, तो बहुत मज़ा आता था वो सब मैगजीन्स पढ़ने में भी। और एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 10th 1988 में दिया और 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे संस्कृत से लगा करके, और बहुत कम स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ऐसे होते थे जिनके 8 के 8 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शंस आए, क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट था उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन मेरे 673 अंक थे कुल 800 में से, और 84 मैं हूँ आपके इस, कभी आपको डेट आप बता रहे हैं, कभी आप सन बता रहे हैं और कभी आप मार्क्स बता रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल है। आपको मैथमेटिक्स पसंद है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण यहाँ पे सीधा उपस्थित हो गया है। बहुत बढ़िया सर। और मैं जानना चाहूंगी कि जीएसटी विभाग से आप बिलोंग करते हैं, फिलहाल आप जीएसटी विभाग में काम करते हैं, तो जीएसटी आने से क्या फायदा पब्लिक को हुआ और क्या फायदा गवर्नमेंट को हुआ? एक पर्सन हम सोचें कि गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, पब्लिक को क्या फायदा हुआ, और आने वाले समय में आप कैसी उम्मीद करते हैं कि जीएसटी कितना बढ़ेगा, घटेगा, या फिर पब्लिक सेक्टर सेटिस्फाइड है आपके जीएसटी विभाग से? हम जानना चाहेंगे सर। जी, आपका सवाल बहुत समीचीन है, बहुत उचित है। और एक बात मैं बता दूं कि जीएसटी विभाग में मीडिया से बात करने के लिए केवल कमिश्नरी एम्पावर्ड होते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक लोक सेवक हूं और मैं जीएसटी का मास्टर ट्रेनर रहा, विभाग ने मुझे उस योग्य समझा मेरी संप्रेषण क्षमता को देख करके, वे ऑफ कम्युनिकेशन को। मैंने 100 के लगभग सेमिनार लिया जब जीएसटी आया वर्ष 2017 में, और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला था। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का था। 73 वर्ष के पश्चात यदि विधि विधान चेंज हो रहा है तो उसमें बहुत पहली आवश्यकता तो ये होती है कि सरकार व्यापारियों के मन में पैठ बनाए। जी, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। हम लोगों ने, वो एक ट्रांजिशनल फेज था, सेंट्रल एक्साइज से जीएसटी डिज़ाइन में आए हम लोग। और मैं एक बात तो निश्चित रूप से बोलूँगा कि सरकार बहुत शुद्ध मन से ये काम कर रही है। जीएसटी का एक अलग जगाया है और
आप देख भी रहे हैं पिछले महीने 1.83 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जीएसटी जनरेट हुआ। तो जब मैं विभाग में आया 1995 में और आज 2025 में, मुझे 30 वर्ष, 16 अक्टूबर 95 को मैंने ज्वाइन किया था, तो 15 दिन के बाद मेरे विभाग में 30 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, कस्टम्स एक्ट 1962 और उससे पहले मैं बात करूं, गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ करता था। मन में व्यापारियों के थोड़ा सा भय रहा करता था। आप भी सूरत में लंबे समय से हैं, मैं भी हूं, और हमने देखा है यदि सरकार आपके द्वार पर जाकर के और जीएसटी के बारे में समझा रही है, अभी जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, तो ये सरकार एक सतत प्रक्रिया है और बहुत अच्छे से जीएसटी को समझा गया, व्यापारियों ने इसको अंगीकार किया, स्वीकार किया, और आज ये दशा है कि देश जो है विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था है, मजबूत आधार बना है, और जब रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होकर के आता है तब सरकार के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको जीएसटी रेट कम किया जाए और उचित समय आने पर हुआ भी हम देख रहे हैं कि हुआ भी। वही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ सर कि आगे आने वाले फ्यूचर प्लान जीएसटी विभाग के किस तरह से हैं, या आप नागरिकों का और गवर्नमेंट का जो भी एक मिला जुला जो समवाय है, जो हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु की पोजीशन पे आए, तो उसमें क्या जीएसटी विभाग अपना रोल कुछ अदा कर पा रहा है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जीएसटी विभाग बहुत अच्छे से ये भूमिका निभा रहा है और व्यापारियों के साथ कदम ताल मिला करके हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों और अधिकारियों का साथ चोली दामन के साथ जैसा है, और सरकार तभी सफल रहेगी जब आप रेवेन्यू दे। एक बात मैं बता दूं पूनम जी, आप इतना सशक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, अच्छे अस्पताल देने, अच्छे विद्यालय देने, तो ये तभी आएगा जब हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, मेरा तो सभी से यह आग्रह है कि हमें ईमानदारी पूर्वक भरना चाहिए ताकि हम देश के विकास में अपना योगदान। बिल्कुल, मैं भी इसमें बहुत सहमत हूँ कि ईमानदार अगर हम सब रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो सारी सुख सुविधाएं जिनके कि हम अधिकारी हैं, एक नागरिक अधिकारी है स्वास्थ्य का, एक नागरिक अधिकारी है शिक्षा का, एक नागरिक अधिकारी है बेसिक जो भी उसको चाहिए, फंडामेंटल जो भी उसको सुविधाएं चाहिए, उसका अधिकारी होता है ये। लेकिन ये तभी संभव है जब हम जीएसटी, इनकम टैक्स, अपने टैक्स पेयर अच्छी तरह से गवर्नमेंट को टैक्स दे। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। और सर, हम ये जानना चाहेंगे अब आपसे कि किस तरह का संघर्ष आपने झेला लाइफ में, क्योंकि लाइफ कभी भी बिना संघर्ष के नहीं चलती। सोना तभी सोना बनता है, कुंदन बनता है, जबकि वो आग में तपता है। और मैं जहाँ तक आपको समझ पाई, आपको जान पाई, तो मुझे पता है कि आप शिक्षा के जगत में बहुत आगे हैं, आप संगीत से आपका बड़ा लगाव है, और ये जो विभाग है, विभागीय जो आपके उत्तरदायित्व है वो तो आपको निर्वहन करने ही होते हैं। और आप बहुत बखूबी, मैं वर्षों से आपको देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने विभागीय उत्तरदायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं। तो सब में तालमेल किस तरह से बिठाते हैं और किस तरह के संघर्ष आपकी लाइफ में आए जिनसे आप बाहर निकले? जी, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। संघर्ष सबके जीवन में होते हैं। कॉलेज टाइम में एग्जाम्स देते थे, बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन हम प्रयास करते थे कि उनको पूरी तरह से निभाया जाए। कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता असफलता दो पहलू है, लेकिन पूनम जी, मुझे ये बताते हुए आपको अच्छा लगता है कि मैंने आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए सब क्लियर किए, और मेरे माता पिता सदा से मुझे ये चाहते थे कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं जी। तो यूपीएससी में, जैसा मैंने आपको बताया, मैं मैथ्स स्टूडेंट था, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, लेकिन चूंकि वो सब्जेक्टिव होते हैं इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी को आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। और मैं बहुत स्पष्ट ये भी स्वीकार कर दूं कि मैं बहुत मेहनती नहीं था। अच्छा। मैं थोड़ा सा लेथार्जिक मेरी अप्रोच थी, तो यूपीएससी में इंटेलिजेंस ज्यादा थी और मेहनत थोड़ी कम थी। मेहनत निश्चित रूप से कम थी, और इसीलिए हम जनवरी में पुस्तकें उठाते थे और थोड़े से ही प्रयास से अच्छे मार्क्स पा जाते थे। लेकिन यूपीएससी
में आपको बहुत कठोर परिश्रम जी। के साथ चलना पड़ता है। और जो युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम को देखेंगे आपके, मैं उनको बता दूं कि यूपीएससी यदि आपका एम है तो आपको फिर 1-2 वर्ष के लिए बाकी सब चीज़ें भूल जानी छोड़नी चाहिए। होगी। सोशल मीडिया छोड़ देना पड़ता है, मोबाइल छोड़ देना पड़ता है। मोबाइल के आगे जहान और भी है। बिल्कुल, मोबाइल के आगे जहान और भी है, ये हमारे एक टैग लाइन याद कर ले हमारी आने वाली पीढ़ी जो कि यूपीएससी एग्जाम को अपना एम बना करके चल रही है उसके लिए। सर, मेरा एक सवाल पर्सनल लेवल पे कहूँ या आपके मन से रिलेटेड कहूँ कि अगर आप जीएसटी विभाग में ना होते तो आप कहाँ होते, आप कहाँ अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं? क्या आपका एक और सपना था जहाँ पे आप फिट हो सकते थे? देखिए पूनम जी, एक बात तो निश्चित है, यदि जीएसटी विभाग में नहीं भी रहते तो भी इतना बेहतर काम तो कर ही रहे होते। कई तरह के शौक हैं और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, हमारी माताजी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय थी, सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय थी और समाज सेवी थी। हमारे भी जो भी कांटेक्ट में आते हैं उनके दुख दर्द दूर करने का हम प्रयास करते हैं, भले वो स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हॉस्पिटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, जहाँ तक संभव होता है उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। गीत संगीत की दुनिया में भी जा सकते थे, फुल फ्लैश आपकी तरह कभी भी बन सकते थे। जो भी काम करते बेहतर करते, ये बात निश्चित है। जी, जो भी करते वो बेहतर करते, क्योंकि रगों में वैसा ही खून दौड़ रहा होता है कि जो भी हम करेंगे बेहतर करेंगे। तो एक बार और पूछनी थी मुझे, आपको संगीत पसंद है, आपको शिक्षा पसंद है, आप एंकरिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो कुछ ऐसा कोई घटनाक्रम जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुझे दर्शकों के साथ शेयरिंग करनी है? कोई भी घटनाक्रम हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, हम जानना चाहेंगे प्लीज। बिल्कुल, मैं 2 छोटी-छोटी घटनाएं साझा करना चाहता हूँ। एक एंकरिंग से रिलेटेड है और एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो एक बार क्या हुआ पूनम जी कि यहाँ पर एक 2017 में एफआरसी एक्ट आया था जी। एक संवाद का कार्यक्रम हुआ माननीय शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब के साथ में, और उस कार्यक्रम में एक आरजे भी आए थे। अच्छा। और वो कार्यक्रम काफी अच्छा था। लोग, अभिभावक जो विशेष रूप से थे, वो जानना चाहते थे कि एफआरसी एक्ट में क्या आ रहा है, किस तरह से फीस कम होने जा रही है। तो थोड़ा सा राजनीतिकरण हो गया उस कार्यक्रम का और कुछ विपक्ष के जो है कार्यकर्ता आ गए और कुछ वहाँ पर आपाधापी वाली पोजीशन हो गई। तो मैंने वहाँ पर निवेदन किया श्रोताओं के साथ मुखातिब होते हुए कि मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, 2 विद्यार्थियों का पिता हूँ और मेरे बेटे भी डीपीएस में पढ़ रहे हैं। आपकी तरफ से मैं प्रश्न पूछूंगा। और मैंने प्रश्न पूछे, लेकिन उससे पहले जो स्थिति हुई तो आरजे जो थे ना, वो आरजे गायब हो गए, दिखे ही नहीं कहीं। तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे पास आए कि सर ये कार्यक्रम को संभालो, आरजे साहब गायब हो गए। तो काफी अच्छे आरजे को लगा मुझसे सुपर आरजे यहाँ पे उपस्थित है तो मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी, ऐसे ही एक रोचक किस्सा हुआ डिपार्टमेंट में। जब मैं एक सर्विस टैक्स की रेंज में था, वराछा वाला एरिया मेरे पास था, काफ़ी बड़ी रेंज थी और सर्विस टैक्स में उस समय कई समस्याएं होती थी, चूँकि छोटे छोटे एसएससीज हुआ करते थे। उनको कई बार ऐसा लगता था ऑफिसर हमसे ये सब कागज मांग रहे हैं। एक बार कोई एडवोकेट थे, उन्होंने मेरे को बोला नहीं सर आप ये गलत मांग रहे हो, हम कंप्लेन करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले ही मेरे जो उच्च अधिकारी थे उनको बता दिया कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ और ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं। फिर मेरा देवयोग से उसी समय किसी सेमिनार में जाना हुआ, वो बंधु मुझे मिले और मेरी बातों से इतने प्रभावित हुए कि बोले सर सॉरी, हमने गलत समझ लिया था, आपने बिल्कुल जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे एकदम ठीक मांगे हैं और हम तो आपके मुरीद हो गए। तो कई बार गर्व होता है, अच्छा लगता है कि चलो हमारी जो बातें हैं वो एसएससी तक पहुंच रही है, तो अच्छा। जी बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर के सपने, क्योंकि देखिए सपने देखना जरूरी है और सपने देखते हैं तभी हमारी सांसों का महत्व है। तो सपने कैसे हैं आपके फ्यूचर के लिए और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए अभी लगभग 7-8 वर्ष बाकी है सेवानिवृत्ति के जी। और सरकारी आदमी के सपने भी बहुत सीमित होते हैं पूनम जी। हालांकि सरकारी आदमी के साथ ये भी बड़ी सहूलियत होती है कि एक टाइम के बाद वो सारे सपने पूरे कर सकता है। जी जी, सरकारी आदमी को नींद अच्छी आती है तो सपने भी अच्छे आते हैं।
लेकिन बात ऐसी है कि आज जो भी नाम काम दाम जो भी दिया वो जीएसटी विभाग ने दिया, तो मैं मेरे विभाग का बहुत आभारी हूँ। जी। लेकिन मैंने प्रयास किया कि समाज के लिए भी कुछ काम किए जाएं। कोविड का जब समय आया तो मैं बड़े गर्व के साथ आपको ये बात बताता हूँ कि एक वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया था हम लोगों ने मेहंदीपुर बालाजी में जी। और ये मंदिर जो वेसू में है, और हम लोगों ने 65,000 वैक्सीन्स लगाई जी। उस समय। ये वो समय था जब सगा बाप सगे बेटे को कंधा नहीं दे रहे थे, और आप जानते हैं 2020 से 21 का वो दौर ऐसा रहा, काला अध्याय रहा, बहुत दिक्कतें आई। लेकिन हमने उसमें 65,000 डोजेज लगाई। मेरे विभाग के लगभग सभी ऑफिसर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को उस समय हमने ये काम किया, और उस 2 वर्ष के अंतराल में ना मुझे ना मेरे परिवार में से किसी को एक छींक भी आई, तो शायद ये ईश्वर का वरदान रहा हमारे ऊपर। हिंदी से हम दोनों ही जुड़े हुए हैं। भले मैं मैथ्स स्टूडेंट रहा, लेकिन हिंदी में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था। 12वीं कक्षा में पूरे राजस्थान में हिंदी में सबसे अधिक मार्क्स आए, 85 अंक आए थे उस समय। और कविता कहानियाँ लिखने का आपको भी शौक है, हम भी वो काम करते हैं। तो विभाग के इतर भी हमने प्रयास किया कि सब काम किए जाएं। जहाँ तक सपनों की बात है, तो सपने तो महत्वाकांक्षा तो बहुत है, होनी भी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और जब उचित समय आएगा तो शायद समय स्वयं बताएगा कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। नहीं, कुछ सपने, कोई मोटिव आप अगर शेयर कर सके हमारे साथ कि ये मोटिव है जिसके लिए मैं अपनी फ्यूचर लाइफ में ये मोटिव अचीव करना चाहता हूँ, या फिर ये मैं होना चाहता हूँ, इस लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ, लाइक दैट। देखिए, ऐसा है कि काम भी ये रहा कि समाज सेवा करें, सब अपने दिल में बसाएं, उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। सपने की बात करूं, स्वप्न की बात करूं, तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी मेरे कांटेक्ट में आए उन सभी के दिल में मैं बस जाऊं। उससे अच्छा बड़ा स्वप्न क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सपना जो हमारे सर विमल जी सोनी का है वो ये है कि सबके दिलों में, जो भी उनकी जान पहचान के लोग हैं, सबके दिलों में वो राज करे, सबके दिलों में ये बस जाए। यही हमारी शुभकामना रहेगी आपके प्रति बहुत बहुत ये शुभकामना रहेगी कि आप सबके दिलों में हरदम राज करते रहें। इसी भावना के साथ कि आप जो भी सपने देख रहे हैं, जो हमारे साथ शेयर किए, जो हमारे साथ शेयर नहीं किए, वो भी सभी आपके सपने पूरे हों। इसी भावना के साथ हम फिर किसी और अध्याय को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की। तो नमस्कार सर, आपका जैसा कि सपना है कि आप सबके दिलों में राज करते रहें, तो हमारी भी ये आपके प्रति शुभकामनाएं हैं कि जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके दोस्त, आपके यार, आपके परिवार, सबके दिलों में आप राज करते रहें। हमेशा आपकी एक सुंदर सी छवि उनके दिल में अंकित रहे। और मैं आपको ये शुभकामना देती हूँ कि सिलसिला कदमों का यूं ही चलता रहे, सिलसिला कदमों का यूं ही चलता रहे। आप आगे चलें, निशान पीछे बनते रहे। आप आगे चलें, निशान पीछे बनते रहे। आपके शेर का जवाब भी मैं एक शेर से दे देता हूँ। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर उधार लेता हूँ कि मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग बदस्तूर जलती रहे, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके दिलों में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।